सबनेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम आवास योजना में घोटाला, सूचना के अधिकार में नगरपालिका नहीं दे रही जानकारी। जिम्मेदार बोले दोषियों पर होगी एफआईआर। किडनी रोगियों के लिए राहत वाली खबर, जिला अस्पताल में लगेगी 6 डायलिसिस मशीन। नगर पालिका की खर्चे में कटौती की तैयारी, निजी हाथ में होगा डंपिंग यार्ड। जिले में अचानक बढ़े टीबी रोगियों की संख्या, 6 माह में 1522 मरीज। जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, पूर्णिया में 7 टन मैंगनीज जब्त। अमानक धान बीज के क्रय विक्रय और भंडारण पर लगा प्रतिबंध, प्रयोगशाला में फेल हुए थे नमूने। भारतीय जनता पार्टी ने जताया विरोध, सीएम की निकाली अर्थी, फूंका पुतला। और अधिवक्ता संघ चुनाव, 34 प्रत्याशियों ने लिया नामांकन फॉर्म। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना हर गरीब के सर पर पक्की छत हो। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला होने का खुलासा हो रहा है। शहर के वार्ड नंबर 29 निवासी मोहन राउत ने इस पूरे मामले की शिकायत जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से की है, जिसमें जल्द ही बड़ी कार्रवाई होने की जानकारी मिल रही है। शिकायतकर्ता मोहन राउत बताते हैं कि वार्ड नंबर 29 में 86 लोगों को पीएम आवास के तहत मकान स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 33 लोग अपात्र पाए गए हैं। इसके बाद भी उन्हें योजना का लाभ दे दिया गया है, जिनके दस्तावेज पूरे नहीं है। एक राशन कार्ड पर, एक समग्र आईडी पर एक ही परिवार में 3-3 लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया है। शिकायतकर्ता के द्वारा वार्ड नंबर 29 में इतने अधिक मामले सामने आने पर पूरे शहर के 33 वार्ड में भ्रष्टाचार होने को लेकर सूचना का अधिकार नगर पालिका परिषद बालाघाट में लगाया गया था, जिस पर उन्हें जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसके बाद उनके द्वारा जबलपुर से आवेदन किया गया, जहां से मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पूरी जानकारी देने के लिए आदेशित किया गया। बावजूद इसके भी आज दिनांक तक मुख्य नगर पालिका अधिकारी बालाघाट के द्वारा शिकायतकर्ता को जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। ये जो था पीएम आवास योजना जो है बीएलसी घटक के अंतर्गत तो जिनको लाभ दिया जाता है, तो उसमें मेरे वार्ड नंबर 29 में 86 लोगों को सेंशन हुआ है, जिसमें 33 लोग जो है तो सरकार के जो मापदंड है उसके अनुसार अपात्र पाए जाते हैं, उनको लाभ दिया गया है। मोहन राउत बड़ा खुलासा करते हैं कि एक ही समग्र आईडी पर 3 लोगों को लाभ दिया गया है। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिनका राजस्व अभिलेख में नाम ही नहीं है, उन्हें केवल मकान टैक्स की रसीद के आधार पर ही लाभ दे दिया गया है। उसकी जो नियमावली है कि भाई पक्के मकान वालों को नहीं देना है या उनके दस्तावेज पूरे होना चाहिए। दस्तावेज से मतलब ये है कि उनके वंशज के नाम पे होना चाहिए, या फिर एक परिवार में एक ही इंसान को देने का है तो एक समग्र आईडी, एक राशन कार्ड में एक परिवार के 3-3 लोगों को दे दिया गया है। एक ही पट्टे पे, एक पट्टे पे तो 3 लोगों को दे दिया गया है, मगर एक समग्र आईडी पे भी 3 लोगों को दे दिया गया है, जिनकी एक ही समग्र आईडी है। ऐसे कितने मिले? ऐसे तो 3-4 लोग हैं एक समग्र आईडी वाले, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका राजस्व अभिलेख में नाम ही नहीं है, सिर्फ टैक्स की रसीद के उस आधार पर दिया जा रहा है। मोहन राउत बताते हैं कि 1984 में जमीन के जो पट्टे बने थे वे उन्हीं के सामने बने थे। वे इसी वार्ड के रहने वाले हैं, इसलिए वे इस मामले को बारीकी से जानते हैं। मेरी भनक तो यह है कि मैं यहीं का निवासी हूँ, और मैं जब इनके पट्टे बने थे 1984 में तो मेरे सामने में ही पट्टे बने थे, इसलिए मैं उसको अच्छे से जानता हूँ कि किसके नाम पे किसका पट्टा है। यहाँ ऐसे कितने मामले होंगे? यहाँ तो मेरे मोहल्ले में तो 33 है। फर्जी है ये? फर्जी हैं ये, जो सरकारी मापदंड के अनुसार अपात्र हैं। तो इनको कितना अलॉट हुआ है? सारे लोगों को 2.5 लाख रुपए 33 वार्ड के लिए मैंने लगाया है। जब मैंने ये देखा कि मेरे वार्ड नंबर 29 में 86 लोगों में 33 अपात्र है, तो पूरे शहर में कितने होंगे करके, इसलिए मैंने 33 वार्ड के लिए मैंने आरटीआई लगाई। तो आरटीआई लगाने के बाद में इन लोगों ने मुझे दस्तावेज नहीं दिए,
उसके लिए मैंने प्रथम अपील जबलपुर में की संयुक्त संचालक महोदय को। संयुक्त संचालक महोदय को अपील करने के बाद वहाँ से मुझे आदेश हुआ कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुझे निःशुल्क सारे दस्तावेज दें। तो नगर पालिका अधिकारी ने मुझे लेटर जारी किया कि आप आके निःशुल्क सारे दस्तावेज ले जा लें। जब मैं नगर पालिका गया तो आज उस लेटर को 3 महीना हो रहा है, मगर इन्होंने मुझे दस्तावेज अभी तक दिए नहीं। इसके जवाब में मैंने राज्य सूचना आयोग भोपाल में दूसरी अपील कर दिया दायर, जो अभी लंबित है। शिकायतकर्ता मोहन राउत के द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजानन नाफड़े, उपयंत्री मनीषा गजाम, सहायक यंत्री अभिषेक शिवहरे, उपयंत्री व प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभारी सुरेंद्र रहांगजाले, सहायक राजस्व निरीक्षक सूर्यकांत उइके, वार्ड नंबर 29 के पार्षद लक्ष्मी जायसवाल और वार्ड नंबर 29 के प्रभारी योगेश मस्की के अलावा अपात्र हितग्राही जिन्होंने योजना का लाभ लिया है मोतनबाई अवकाशे, शैलेश वंशकार, देवकन चौहान, कांताबाई, पुष्पेंद्र थापा, कमला मेश्राम, दीपक राय, शरद राय, शोभाबाई चौहान, ममता पराते, रमा खान, रिंकी कुरील, संदीप वंशकार, चंदाबाई वंशकार, अशोक बादल, जैनलाल वंशकार, कल्पना चौहान, सुनीता मेश्राम, गणेश कावड़े, सतीश फुल्लोके, मनोज वंशकार, आरती झारिया, नरेश वंशकार इनको अपात्र बताते हुए इनकी शिकायत की है। मैं ये चाहता हूँ कि जो कई ऐसे हैं जो बेचारे पात्र हैं और उनको इसका लाभ नहीं दिया गया, उनको लाभ मिले और इसकी जांच हो। और इन्होंने जिन लोगों को अपात्रों को पैसा दिया है जो वापस करने के सक्षम नहीं है, तो ये अपनी तनख्वाह में से शासन को पैसा वापस करें, क्योंकि इसके मन से शासन का डर गायब हो चुका है। ये अपनी मनमानी से अपात्रों को पैसा बांट रहे हैं और अपनी मनमानी करे जा रहे हैं। जीवाड़ा में हमने एफआईआर दर्ज करने के लिए दे दिया है, उन्होंने मेरे सामने एफआईआर दर्ज की है, मगर उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। नगर पालिका उपयंत्री व प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभारी सुरेंद्र रहांगजाले बताते हैं कि आवेदक के द्वारा स्वयं पूरा फॉर्म भर कर दिया जाता है, जिसमें पूरी जानकारी स्वयं के द्वारा सत्यापित और सही लिखे जाने की जानकारी दी जाती है। उसके आधार पर ही राशि जारी की जाती है। आवेदक के द्वारा स्वयं जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है भवन बीएलसी के लिए जो राशि प्राप्त की जाती है वो उसके द्वारा दिया जाता है और उसके आधार पे हमारे राजस्व शाखा के द्वारा उनके स्थल को देखा जाता है और उसके पश्चात उनको उस राशि का लाभ दिया जाता है। सर जो 7 लोगों के खिलाफ में मतलब नगर पालिका के 7 कर्मचारी उनके खिलाफ में शिकायत दर्ज की, मतलब शिकायत किया है उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में, जन सुनवाई में, क्या लगता है सर आपको? अब वो शिकायत है तो उसके जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सर एक ही वार्ड के 33 अपात्र बता रहा हूँ, क्या जांच नहीं की जाती क्या? नहीं, जांच तो की जाती है, जांच की जाती है, हितग्राही का घर भी देखा जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सब गलत हो। सर जो शिकायत जो किया, क्या लगता है आपको, क्या झूठी शिकायत किया उसने? शिकायत है और शिकायत की जांच होने के बाद में शिकायत झूठी है या सही हो पता चलेगा। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे बताते हैं कि यदि किसी अपात्र हितग्राही के द्वारा पीएम आवास योजना का लाभ ले लिया गया है तो उसकी लिस्ट हमारे पास लाई जाए। हमारे द्वारा स्वयं ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। नहीं तो उसको लिस्ट लेकर के कौन कौन अपात्र लोग हैं उसकी लिस्ट लाएं, यहाँ पे दें, एफआईआर करें। हम तो कहें कि किसी भी अपात्र व्यक्ति को जिन्होंने फर्जी करके प्रधानमंत्री आवास लिया है उसके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करेंगे। इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं, कहीं कोई कुशंका की बात नहीं, हम सीधा एफआईआर दर्ज करेंगे। जितने भी वार्ड नंबर 29 की ऐसे 33 नाम बताए उन्हें 33 नाम बताए, 33 नाम का हम जांच करा के उनको एफआईआर कर देंगे हम कि और जिसने भी सरकारी पैसा का दुरुपयोग किया है, फर्जीवाड़े से लिया है, तो वो अंदर होगा, उससे पूरी राशि वसूली जाएगी। वहीं दूरभाष पर चर्चा के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि इस पूरे मामले की जल्द ही जांच करवा ली जाएगी। यदि कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लालबरा तहसील के बांद्री पंचायत के अंतर्गत पांजरा टोला निवासी कृषक परमानंद उइके उम्र 35 वर्ष शनिवार को अपने खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था। इसी दौरान अचानक उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसे उपचार के लिए लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, जहां से जिला अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार युवक कीटनाशक के छिड़काव के दौरान उस पर असर हो गया था, जिस कारण वह बेहोश हो गया। उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। आपको बता दें कि बारिश के दिनों में कीटनाशक के छिड़काव के दौरान कृषकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जिसकी जानकारी समय समय पर कृषि विभाग द्वारा दी जाती है।
भरवेली थाना अंतर्गत बघौली में पति की डांट से गुस्साई महिला ने घर में रखा चूहा मार खा लिया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक बघौली निवासी सूबेलाल 26 जुलाई को गांगुलपारा पिकनिक मनाने चला गया था। इसी दौरान घर पर उसकी पत्नी उदासी बाई अकेले थी, जो उसे बिना बताए भरवेली चली गई थी। इस बात पर उसने अपनी पत्नी उदासी बाई को डांट दिया। गुस्से में आकर उदासी बाई ने चूहा मार दवाई का सेवन कर लिया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक ने 2 निरीक्षक को कार्य मुक्त कर उन्हें नवीन पदस्थापना इकाई में तत्काल आमद देने के निर्देश दिए हैं। 27 जुलाई को जारी आदेश के तहत निरीक्षक आदित्य कुमार सेन थाना लामता और निरीक्षक निर्मल श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर दिया है और उनके स्थान पर रक्षित केंद्र बालाघाट से निरीक्षक रघुनाथ खातरकर को पुलिस थाना लामता व निरीक्षक राम बाबू चौधरी को पुलिस थाना खैरलांची में पदस्थ किया गया है। जिले में चाहे 1 सैकड़ा से अधिक आंगनवाड़ी जर्जर भवनों में संचालित हो रही हो, इसके बाद भी प्रदेश शासन की अनदेखी का नजारा एक बार फिर दिखाई दिया, जब 14 जिलों के लिए आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत किए गए, जिसमें बालाघाट का नाम शामिल नहीं है। एक बार फिर लंबे समय तक बजट के अभाव में इन आंगनवाड़ियों को जर्जर भवन में संचालित करना जिला प्रशासन की मजबूरी हो जाएगी। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा प्रदेश के 14 जिलों में 250 आंगनवाड़ी भवनों की स्वीकृति दी गई है। इन जिलों में इंदौर, ग्वालियर, श्योपुर, खरगोन, छतरपुर, छिंदवाड़ा, अशोकनगर, अनूपपुर, नरसिंहपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, सतना और कटनी शामिल है। शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी भवन का निर्माण राज्य आयोजना मत और ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा अभिसरण से किया जाता है। नगर पालिका, नगर निगम शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा निर्माण एजेंसी के रूप में कार्य करती है। पूरे मामले में जिला स्तर के अधिकारी बताते हैं कि यह प्रदेश स्तर का मामला है। आगामी बजट का इंतजार करना होगा, जिससे आंगनवाड़ी भवन का निर्माण किया जा सके। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी सावन मास के पवित्र महीने के अवसर पर शिव सेवक समिति बालाघाट के द्वारा स्थानीय शंकर घाट में भंडारे का आयोजन 30 जुलाई को किया गया है। शिव सेवक समिति के अध्यक्ष विकास विधानी बताते हैं कि बीते 12 वर्षों से लगातार शिव भक्तों के द्वारा भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 30 जुलाई को दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सभी शिव भक्तों से भंडारे में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करने की अपील शिव सेवा समिति के सदस्यों के द्वारा की गई है। दिव्यांग बालक की पेंशन के लिए उसे जनपद और पुनर्वास केंद्र के कर्मचारी 6 महीनों से चक्कर लगवा रहे थे। इसी बीच बच्चे की मां ने जनपद उपाध्यक्ष जुगल बंबूरी से गुहार लगाई, जिस पर बालक की पेंशन तत्काल स्वीकृत कर ली गई, जिससे एक बार फिर शासकीय विभाग के कर्मचारियों के द्वारा हितग्राहियों को प्रताड़ित करने का मामला उजागर हो गया। हालांकि अब इस विषय पर कोई कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दे रहा है। दिव्यांग बच्चे की मां सुशीला बंसोड़ बताती है कि वे कोसमी की रहने वाली है। बीते 6 महीनों से पुनर्वास केंद्र और जनपद पंचायत बालाघाट के चक्कर लगा रही है। उनसे लगातार कर्मचारी यही कह रहे हैं कि 18 साल से अधिक उम्र वाले दिव्यांगों को ही शासन पेंशन देती है। उपाध्यक्ष की पहल पर कर्मचारियों ने पेंशन स्वीकृत करने का भरोसा दिलाया। हाँ, मेरे बेटे को विकलांगता पेंशन नहीं मिल रही थी। मैंने करीब आचार संहिता लगने के 2-4 दिन पहले दी थी, तो उनने बोले कि बन जाएगा। कहाँ पे शिकायत किए थे आपने? आवेदन कहाँ किए थे? जनपद पे दी थी श्वेता मैडम के पास। फिर मैंने इसके पहले 2 बार आई, तो उनने बोले कि बन जाएगा। तब आज आई तो बोल पता चला कि नहीं, 18 साल का नहीं हुआ है तो नहीं मिलेगा। ऐसा करके मैं शुक्ला सर के पास गई, जो सर्टिफिकेट बना के देते हैं। तो मैं कही सर ये अपडेट कर रही मैडम जी, तो अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? सर्टिफिकेट में कुछ आपने नंबर वगैरह डालना भूल गए होंगे। उन्होंने साफ बोल दी कि नहीं, बोले 18 साल के बाद ही लाभ मिलेगा। फिर मैं डबल से जनपद आई, फिर उपाध्यक्ष जी भैया बम्बूरे भैया से बात की। उन्होंने बोले कि फिर पूछताछ किए तो पता चला कि 6 साल के बाद से पेंशन मिलना चालू। पेंशन बनाने के लिए तैयार हो गए हैं भैया ने। उपाध्यक्ष जी ने बोले कि लाओ सब डॉक्यूमेंट देखे, तो उसमें पता चले कि 6 साल के बाद से ही तो पेंशन मिलना चालू और आप कैसे हितग्राही को गुमराह कर रहे। ऐसा करके थोड़ा उन्होंने भी कोसमी निवासी सुशीला बंसोड़ ने बताया कि 6 महीना पहले उन्होंने पुनर्वास केंद्र के दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर अपने बच्चे की पेंशन के लिए आवेदन किया था।
लेकिन उन्हें लगातार जनपद के कर्मचारी यहां बोलकर गुमराह कर रहे थे कि 18 वर्ष से अधिक वाले दिव्यांगों को ही पेंशन मिलती है। नियम 6 साल से अधिक के दिव्यांगों को पेंशन देने का है। हमारे द्वारा कर्मचारियों को फटकार लगाई गई है। जल्दी ही इनका पेंशन प्रकरण स्वीकृत कर लिया जाएगा। तो ये 3 महीने से, लगभग 3 महीने से ये पुनर्वास केंद्र उप संचालक और जनपद में घूम रही है। उनने बता दी, बोले उनको कि नहीं 18 साल से कम वाले का पेंशन नहीं बनता है, और इस तरीके से गुमराह करके उनको 4 महीने से उनको परेशान किया जा रहा है। अब वो बेचारी, वो गरीब मजदूर महिला है, उसका छोटा सा काम नहीं हो रहा है, और ये अधिकारी कर्मचारी इनको गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करने से ये हो रहा है कि वो बेचारी मजदूरी से भी जा रही है। हाँ, शासन की ये व्यवस्था है कि जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो विकलांग लोग, उनको सहायता मिले, इसलिए 600 रुपये दे रही है। तो इनको बड़ा कष्ट हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, कि उनको लाभ नहीं देना चाह रहे हैं। तो मैंने इनको सबको बुलवाया और उनकी सब औपचारिक रूप से देखा, तो वो बेचारी पात्र है। 40% बच्चा विकलांग है, सिकलिन की समस्या है उसको। तो मैंने बोलने का मतलब है कि कर्मचारी वर्ग, अधिकारी और कर्मचारी वर्ग संवेदनाहीन हो गए, संवेदना बची नहीं है कि गरीब बेचारा कितना लाचार है और कितना परेशान है, कितनी समस्या से जा रहा है, उनको कुछ लाभ दे दे तो वो भी करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी समस्या चल रही, तो उनको टीबी यानी क्षय रोग अब लगभग समाप्त हो चुका है। यह बात बीते वर्षों में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से सामने आने लगी थी, लेकिन अचानक ही बीते 2 वर्षों से टीबी के मरीजों में एक बार फिर वर्ष 1990 और वर्ष 2000 जैसे बढ़ोतरी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसे एक सामान्य क्रम मानते हैं और बताते हैं कि नियमित इलाज ही इसका उपाय है। 1 जनवरी 2019 से 30 जून 2019 तक की महज 90 दिनों के आंकड़ों में 1522 टीबी रोगी सामने आए हैं। इस दौरान 8224 लोगों ने टीबी होने के संदेह में अपनी जांच करवाई। अपने यहाँ टीबी के पूरे जिले में प्राइवेट और गवर्नमेंट जो जांचें हुई हैं, उनमें 1522 पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, और सर सर्वे के आधार पर ऐसे कुछ मतलब ये अब तक के, मेरा जून तक के हैं ये 1 जनवरी से 30 जून तक के। डॉक्टर अनूप सिंह तिड़गाम बताते हैं कि जिले के सभी 12 तहसीलों में समय समय पर कैंप लगाए गए हैं। लगातार सर्वे शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक किया जा रहा है। इस कारण भी मरीजों की संख्या में स्पष्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। और सर इसका सर्वे चल रहा है मतलब? हाँ, रूटीन होता है। सीबीनाट मशीन भी होती है, लगी है अपने यहाँ पे जिले में। उसमें 300 से ज़्यादा हर महीने टेस्ट लगते हैं। सर इसका जैसे उपचार जैसे निरंतर चलता है, तो मतलब कितने समय में उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है और उनका इसमें चले जाता है वापस? जो ड्रग सेंसिटिव टीबी होता है उसमें 6 महीने तक, 6 महीने में ठीक हो जाते हैं। और जो MDR पेशेंट है उनका थोड़ा आगे तक चलता है। बीते 6 माह में टीबी के सबसे अधिक मरीज 278 बालाघाट तहसील के हैं। इसके बाद क्रमशः आंकड़े इस प्रकार से है। बैयर में 230, लालबर्रा में 201, वारासोली में 188, किरणापुर में 163, खैलांजी में 125, लामता में 118, परसवाड़ा में 115, बिरसा में 94, लांजी में 82, कटंगी में 61 मरीज मिले हैं। क्षय रोग प्रभारी डॉक्टर अनूप सिंह तिड़गाम बताते हैं कि सतत इलाज और सावधानी से ही टीबी से जल्द मुक्ति पाई जा सकती है। बीच में करे थे पिछले महीने और उसके पहले भी हर ब्लॉक में 5-5 सीट लगाए थे, और इसमें 18 DMC हमारे वहाँ का एग्जामिनेशन भी होता है। और कुछ अभी नए आदेश भी बनाए हैं कि हर PSC में स्पूटम कलेक्शन सेंटर रहेगा। स्पूटम कलेक्ट करके CSC में लाएंगे, वहाँ पे स्मेल की जांच होगी। शिविर लगाते हैं हम लोग, सिर्फ गांव लेवल पे लगाते हैं। एक ही गांव रहता है, उसमें 3-4 गांव मिला के नहीं लगाते हैं। हमने अभी बीच में लगाए थे, हर ब्लॉक को 8-8 शिविर हर ब्लॉक में लगे थे। तो सर अनुमानित एक शिविर में लगभग कितने मरीज अपने को मिल जाते हैं ऐसे? 8 से 10। 8 से 10। ड्रग सेंसिटिव टीबी होता है, उसमें 6 महीने तक, 6 महीने में ठीक हो जाते हैं। और जो MDR पेशेंट है उनका थोड़ा आगे तक चलता है। और सर क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए कि मतलब इन चीज़ों को बीमारी से बच सके? जो हमारी जो पेशेंट है टीबी का, उसको हमेशा मुंह पे रुमाल या कपड़ा रख के खांसना चाहिए, और दूसरों के बीच ऐसा खुले न बच्चे खांसी न करें, और बलगम जो होता है कहीं भी न थूके उसको। युवाओं और हर वर्ग में बढ़ रही धूम्रपान और नशे की लत टीबी के मर्ज को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। बीते वर्ष एक गरीब और स्लम एरिया में होने वाली टीबी आज हर वर्ग के लोगों को अपने गिरफ्त में लेते जा रही है। जानकार भी यही बताते हैं कि जागरूकता की कमी मर्ज को बढ़ा रही है।
लेकिन मर्ज हो गया है तो उसे इलाज करके ही छुटकारा पाया जा सकता है। टीबी एक सामान्य बीमारी है, लेकिन सतत इलाज न करवाना जानलेवा साबित हो जाता है। बालाघाट से पद्मेश न्यूज के लिए गीतेश सोनी की रिपोर्ट। किडनी रोग से पीड़ित मरीजों के लिए जिला अस्पताल में जल्द ही 6 डायलिसिस मशीन की व्यवस्था जिला अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कराई जाएगी। आपको बताएं कि वर्तमान में जिला अस्पताल में 2 डायलिसिस मशीनें हैं। इन मशीनों के माध्यम से प्रतिदिन केवल 4 मरीजों का डायलिसिस किया जा सकता है, लेकिन डायलिसिस मशीनों की संख्या बढ़ने पर किडनी रोग से पीड़ित मरीजों को राहत मिलेगी, क्योंकि जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीन की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण किडनी रोग से पीड़ित मरीजों को डायलिसिस के लिए दूसरे जिले जाना पड़ता था। इस संदर्भ में सीएमएचओ ने कहा कि वर्तमान में जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीन उपलब्ध है, लेकिन शीघ्र ही जिला अस्पताल में 6 डायलिसिस मशीनों की व्यवस्था करवाई जा रही है, जिसका लाभ किडनी रोग से पीड़ित मरीजों को प्राप्त होगा। अभी डायलिसिस के लिए भी जैसे वर्तमान में अभी 2 ही डायलिसिस मशीनें कार्यरत थी, अब शीघ्र ही हमें 6 डायलिसिस मशीनें प्राप्त होंगी। CT स्कैन भी बहुत जल्दी हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि कई प्रकार की सुविधाएं हमको मिलेंगी और जिला अस्पताल की व्यवस्था में सुधार होगा। श्रावण मास के पावन अवसर पर गर्रा स्थित शिव मंदिर में मानस रामायण का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आपको बताएं कि श्रावण मास के अवसर पर तमाम मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। वारासिवनी के शासकीय शंकर साव पटेल महाविद्यालय के LLB कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने शनिवार को उप जेल का विजिट कर वहां होने वाले कार्य और गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उप जेल प्रभारी माखन सिंह मार्को ने उप जेल में बताया कि उप जेल में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं और कितने कैदी हैं जिन्हें कहां कहां रखा जाता है, साथ ही कैदियों को कौन कौन सी सुविधाएं शासन द्वारा दी जाती हैं, इसके संबंध में विस्तार से बताया। उनको बंदियों के रख रखाव एवं उनको बंदियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई और उनको विधिक सहायता से क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है इसकी जानकारी। यहाँ पे बंदियों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही है वर्तमान में? यहाँ पर बंदियों को विधिक सहायता के माध्यम से जिन बंदियों के पास प्रकरण निराकरण अधिवक्ता उपलब्ध कराई जाती है। पद्मेश से चर्चा में प्रोफेसर संध्या मंडाले और विद्यार्थियों ने बताया कि आज तक हमने जेल का नाम सुना था, जिसे आज देखा और जानने पर पता चला कि कैदियों की किस प्रकार की जिंदगी होती है, साथ ही जेल में कैदियों को क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं उसके बारे में विस्तार से जाना और शासन द्वारा जेल में चलाई जाने वाली एडवांस टेक्निक्स व कैदियों में सुधार आने के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसकी हमें विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई कि जेल में क्या क्या होता है। ये जो कैदी से सवाल किए जाते हैं, उन सवालों को तथ्य मान लिया जाता है। अभी वो चला हमारी यहाँ विजिट इसलिए करवाई थी उप जेल की कि ये इनके पाठ्यक्रम में दी हुई है कि जेल में जो कैदी रहते हैं और न्यायालय के द्वारा जो इनको यहाँ भेजा जाता है उन कैदियों को यहाँ कैसे रखते हैं, इनके रखरखाव कैसी होती है, कितने लंबे ड्यूरेशन के लिए होते हैं और तहसील स्तर पे जिला स्तर पे कैदियों को जो रखा जाता है यहाँ पर उनके साथ क्या क्या कार्य किए जाते हैं, उनकी सज़ा कितने ड्यूरेशन की रहती है, ये सारी जानकारियाँ इन लोगों को दिलवानी थी। केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण आयुष्मान योजना का लाभ सभी को मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका परिषद द्वारा रोजाना पालिका कार्यालय में कार्ड बनवाए जा रहे हैं। इसके बाद भी जो हितग्राही कार्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए रविवार के दिन अलग अलग वार्ड में शिविर लगाए जा रहे हैं, जिससे कोई भी हितग्राही इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। यहाँ पे तो कार्ड बन रहे हैं नगर पालिका में, लेकिन हम चाह रहे हैं कि रविवार के दिन हर रविवार को एक एक वार्ड में इसका शिविर लगा करके जो बचे हुए लोग हैं उसको अपना बना लें और उसका लाभ ले लें। तो हमारे वार्ड नंबर 11 में और फिर आने वाले रविवार को फिर देखते हैं किसी और एक आध वार्ड में, ऐसा करके हम धीरे धीरे
37 वार्डों में भी लगा लेंगे। नगर पालिका द्वारा बीते दिनों से लगातार मवेशी पालकों से अपील की जा रही है कि वे सड़क से अपने मवेशी हटा लें, उनके रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें, जिससे सड़क पर चलने वाले लोगों को परेशानी ना हो। बावजूद इसके मवेशी पालकों द्वारा बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद अब नगर पालिका द्वारा सड़क पर पकड़े गए मवेशी को सीधे वारासिवनी स्थित गौशाला छोड़े जाने की योजना बनाई जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे बताते हैं कि उनके द्वारा हाका गैंग भी बना दी गई है, जो लगातार सड़क से मवेशियों को हटा रही है और मवेशी पालकों को हिदायत दे रहे हैं। इसके बाद भी वे नहीं मानेंगे तो आगामी दिनों में मवेशियों को सीधे वारासिवनी की गौशाला छोड़ दिया जाएगा। अभी हमारी रणनीति ये है कि शहर में जितने भी आवारा पशु जो घूम रहे हैं, इनके मालिकों को बार बार हम नगर पालिका के द्वारा निर्देश पहुंचा रहे हैं कि अपने पशुओं को रोड से हटा लें। फिर भी इनके द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई करते दिख नहीं रहे, इसलिए हमने निर्णय लिए कि ऐसे पशु जो रात को 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक रोड पर बैठे रहते हैं, हम इनको चिन्हांकित कर रहे हैं और चिन्हांकित करने के बाद इन पे हम टैग लगा देंगे कि ये पशु आवारा हैं और फिर इसको हम गौशाला भिजा देंगे। वहाँ पे फिर ऐसे पशुओं के मालिक जिनके पशु है और ये जो बार बार बोलते हैं कि हमारे पशु नहीं है रोड पर बैठे, तो ये वहाँ पे जाके अपना दावा भी नहीं कर पाएंगे और वो पशु हम गौशाला भिजा देंगे। ये हाक फोर्स बना दी, हमारे कर्मचारी अभी गली सड़कों पे जो गाय भैंस जो है इनको हटा रहे हैं, खेद रहे हैं और लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं जिनकी है। अब हम चाह रहे हैं कि अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो इसको उठा करके हम वारासिवनी गौशाला में ले जाएंगे। ये हमने प्रक्रिया रखी है क्योंकि मुख्य जानवर है, कोई सड़क पे न रहे, किसी प्रकार का दुर्घटना न घटे। नगर पालिका परिषद में नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे की उपस्थिति में राजस्व कर्मचारियों की बैठक आहूत की गई, जिसमें आगामी दिनों में राजस्व वसूली सहित अन्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। देखिए, राजस्व विभाग में हमारी नगर पालिका में वसूली प्रभावित हुई थी। क्या हुआ, कोई संबल के सर्वे करने के कारण और कुछ कर्मचारियों के कारण हमारे काम प्रभावित हुए थे। इसको इस दृष्टि से बैठक लिए थे कि नगर पालिका की आय कैसे बढ़ाई जाए और नगर पालिका के सामने की जो छत इसको नीलाम करने की और जो मोती तालाब में के पास हमने जो दुकानें बनाए हैं उसको नीलाम करने के लिए और जो गार्डन में अभी हमारी 28 दुकानें बनेगी इसको देने के लिए नगर पालिका अपनी आय को बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ों के लिए हमने बैठक रख के कर्मचारियों के साथ मंथन किए। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने वचन पत्र में युवा बेरोजगारों को 4,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का वादा पूरा नहीं करने पर विरोध जताते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा सीएम कमलनाथ की अर्थी निकाली गई और स्थानीय कालीपुत्री चौक में पुतला फूका गया। जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज बताते हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा चुनाव के समय युवाओं से वादा किया गया था कि उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, उसे पूरा नहीं किया गया है। इसी के विरोध में आज पूरे प्रदेश में भाजपा मोर्चा द्वारा सीएम कमलनाथ की अर्थी निकालकर और पुतला दहन किया गया। संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष भाई अभिलाष पांडे जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय में जो वर्तमान सरकार मध्य प्रदेश में है कांग्रेस की, उसकी अर्थी यात्रा हम लोगों ने निकाली है। जिसका कारण ये है कि 2018 में जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी उस समय उनने मध्य प्रदेश को युवाओं को कहा था कि हम हर एक युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के रूप में 4,000 रुपये देंगे। लेकिन मैं आज आप पूरे पत्रकारों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आज क्या उन्होंने 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में क्या युवाओं को दिए हैं? ऐसे युवाओं को छलने वाली सरकार की आज हम लोगों ने यहाँ पे अर्थी दहन करे हैं। वारासिवनी के वार्ड नंबर 8 स्थित कटंगी रोड तक जाने वाली सीमेंट रोड पर 27 जुलाई को वृक्षारोपण का आयोजन किया गया।
आयोजन महावीर इंटरनेशनल राइस सिटी सहित अन्य संस्थाओं के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें छायादार, फलदार और औषधि के पौधों का रोपण कर उनके संरक्षण किए जाने की व्यवस्था पर विचार विमर्श कर सभी से अपील की गई है कि वृक्षों को लगाने से ज्यादा उनके संरक्षण में भाग लें, तभी वारासिवनी हरा भरा दिखने लगेगा और नगरपालिका द्वारा जहां जहां भी वृक्ष लगाए गए हैं उनका संरक्षण किया जाए। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर खनिज विभाग के अमले ने कार्यवाही करते हुए तिरौड़ी तहसील के ग्राम पोनिया में शासकीय भूमि पर बोरियों में भरकर रखा गया 7.76 टन मैग्नीज जब्त किया है। जब्त किए गए इस मैग्नीज को मॉल तिरौड़ी के सुपुर्द कर दिया गया है। ग्राम पोनिया में शासकीय भूमि से मैग्नीज का अवैध खनन किए जाने की सूचना मिलने पर कलेक्टर के निर्देश पर खनिज निरीक्षक महेंद्र मसराम, दुर्गेश डहरिया और हल्का पटवारी हेमंत पटले द्वारा संयुक्त रूप से शिकायत स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। मौके पर शासकीय भूमि में अज्ञात रूप से बोरियों में भरा खनिज मैग्नीज 7.76 टन को जब्त किया गया है। जिले के प्रभारी सचिव विवेक पोरवाल 1 अगस्त को जिले में एजेंडा अनुसार विभागीय अधिकारियों की बैठक लेने आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते महीने भी प्रभारी सचिव पोरवाल जिले में आए थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की थी और वह अच्छे कार्य के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया था। उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास और अधिसूचित अधिकारी CR गौर ने जिले के 2 स्थानों से जाँच के लिए एकत्र किए गए धान बीज के नमूने जांच में अमानक स्तर के पाए जाने पर उनके जिले में क्रय विक्रय और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीज निरीक्षक द्वारा 15 जून 2019 को लालबर्रा के श्री कृष्णा कृषि केंद्र से स्टार एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्टार गोल्ड ब्रांड के लॉट नंबर POS 18586 DR 010 के धान बीज के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए थे। इसी प्रकार 27 जून को बिसेन कृषि सेवा केंद्र बिरसा से बजाज एग्रीसीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फाइन 660 ब्रांड के लॉट नंबर के धान बीज के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला में भेजे गए थे। प्रयोगशाला में जांच के दौरान पाया गया था कि स्टार एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्टार गोल्ड ब्रांड के धान बीज में 71% अंकुरण हुआ है और बजाज एग्रीसीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फाइन 660 ब्रांड के धान बीज में मात्र 45% अंकुरण हुआ है। प्रयोगशाला में जांच के दौरान प्राप्त परिणामों के आधार पर उप संचालक कृषि गौर ने बीज अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए इन कंपनियों के उक्त लाट के धान बीज के क्रय विक्रय और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। श्री कृष्णा कृषि केंद्र लालबर्रा और बिसेन कृषि सेवा केंद्र बिरसा के संचालक एवं धान बीज तैयार करने वाली कंपनियों के प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि वे 7 दिनों के भीतर ये जानकारी प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा प्रतिबंध लाट का धान बीज बालाघाट जिले के किन किन डीलरों और विक्रेताओं को कितनी मात्रा में प्रदान किया गया है। 7 दिनों के भीतर यह जानकारी प्रस्तुत नहीं करने पर एक पक्षीय कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। भारतीय डाक विभाग एवं श्रम व रोजगार मंत्रालय के मध्य हुए अनुबंध के तहत प्रधान डाकघरों में बेरोजगार युवक व युवतियों के लिए रोजगार पंजीयन केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। बालाघाट डाक संभाग के अधीनस्थ बालाघाट एवं सिवनी के प्रधान डाकघर में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई है। बेरोजगार एवं अध्ययनरत युवक युवतियां प्रधान डाकघर में नेशनल कैरियर सर्विस ऑनलाइन पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय भरवेली में विद्यालय स्तर पर 27 जुलाई 2019 को कब बुलबुल तृतीय चरण एवं स्वर्ण पंख प्रशिक्षण और परीक्षण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के 15 कब्स एवं 14 बुलबुल्स ने हर्षोल्लास पूर्वक भाग लिया। कैंप का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य PK जैन के द्वारा किया गया। इसके बाद स्काउट ध्वजारोहण किया गया और झंडा गीत गाया गया। कैंप स्थल की साफ सफाई की गई। कब्स एवं बुलबुल को विभिन्न पुरानी चीजों से उपयोगी वस्तुएं बनाना सिखाया गया और उन्हें बनाकर उनका प्रदर्शन किया गया। कब्स एवं बुलबुल के द्वारा टेंट बनाया गया। नगर से रोजाना निकलने वाले कचरे का संग्रहण करने और उसे रिसाइकिल करने के लिए नगरपालिका द्वारा रेंगाटोला स्थित कचरा संग्रहण केंद्र में लाखों रुपए खर्च कर उपकरण लगाए गए हैं, जिसे अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है।
इसके पीछे खर्च में कटौती को कारण बताया जा रहा है। नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे बताते हैं कि रेंगाटोला स्थित डंपिंग यार्ड में रिसाइकिल कर बनाई गई खाद का नगरपालिका के उद्यानों में उपयोग किया जा रहा है। इस डंपिंग यार्ड को कम खर्चे में यदि निजी कंपनी अपने हाथों में ले लेती है तो उसकी तैयारी कर ली गई है। बाकायदा उसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और जल्द ही निजी हाथों में इसे सौंप दिया जाएगा। वहाँ पे कभी वोल्टेज का प्रॉब्लम होने के कारण कुछ मशीनें बंद हुई है, लेकिन हम समय समय पर जैसे ही हमारा कचरा ज़्यादा जमा हो जाता है तो उसको हमने छाँटबीन करके पॉलीथीन अलग, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, ये सब प्रक्रिया वहाँ पे चालू है और खाद बनाने की भी प्रक्रिया चालू है। अभी बरसात के कारण इस कामों में थोड़ी सी धीमी गति आई है और क्या है, जगह जगह पानी भराव ये होता है, इस कारण हमने लेबरों को भी नालियों की साफ़ सफाई इसमें ला के लगाएं। वो काम सुचारू रूप से निश्चित तौर पर चालू हो जाएगा। वहाँ पे जितनी भी खाद बन रही थी तो हमारे गार्डनों में, नगर पालिका के 20 गार्डन है, उन गार्डनों में हम उसका उपयोग कर रहे थे। निश्चित तौर पर सोमवार मंगल से शुरू हो जाएगा, बिल्कुल चालू हो जाएगी। और एक चीज़, अभी पिछली परिषद की बैठक में हमने एक प्रस्ताव भी लिया है, कोई प्राइवेट कंपनी उसको लेती है, हम जितना खर्चा हम लोग करते थे अगर उस खर्चे को कम खर्चे में अगर लेती है और उसको चलाना चाहती है टेंचिंग ग्राउंड को, तो हम उनको देने के लिए तैयार हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि सहकारी बैंकों में 60% पद सहकारी समिति कर्मियों से भरे जाएंगे। भर्ती में अनुभव का लाभ दिया जाएगा, पदोन्नति के अवसर निर्मित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब सहकारी समिति कर्मियों के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक आवश्यक नहीं होगी, हायर सेकेंडरी योग्यता ही पर्याप्त होगी। शनिवार यहां मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के प्रादेशिक अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत धारावासी अंतर्गत आने वाले ग्राम केवाटोला से बोटा तक लगभग 2 किलोमीटर लंबी डामरीकरण सड़क पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुकी है, जिसके कारण ग्रामीण किसानों व स्कूली बच्चे जर्जर सड़क से आवागमन करने के लिए मजबूर हैं। क्षेत्र जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों से शिकायत मिलने पर पहुंची पद्मेश की टीम ने पाया कि ग्राम केवाटोला से बोटा तक डामरीकरण सड़क की डामर उखड़ जाने से गिट्टियां बाहर आ गई हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि केवाटोला बोटा पहुंच मार्ग का लगभग 7-8 वर्ष पूर्व डामरीकरण किया गया था, लेकिन जब से सड़क बनी है ठेकेदार के द्वारा कोई मेंटेनेंस कार्य नहीं करवाया गया है। वर्तमान समय में सड़क की हालत बहुत ज्यादा दयनीय है। सड़क है ये परसा टोला से केवाटोला मौसमी मार्ग। तो ये कहाँ से कहाँ तक बनी है ये सड़क? ये मेन रोड से लेके धारावासी मौसमी टच हुआ है। इसकी ये स्थिति है कि यहाँ से आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी है, डामर कूद गया है और यहाँ से स्कूल के बालक मानी टोला, मौसमी, काली मंदिर, काली धारावासी के और देवगांव के लोग सब यहीं से आना जाना करते हैं कंजे जाने के लिए, हाई स्कूल नेवरगांव जाने के लिए। तो यहाँ से और किसानों का सबसे ज़्यादा आवागमन है यहाँ का। इसका डामरीकरण हो और नवीनीकरण होना चाहिए इसका। 13 अगस्त को होने वाले अधिवक्ता संघ चुनाव में कुल 12 पदों के लिए नामांकन फॉर्म लिए जाने की अंतिम तिथि 27 जुलाई को कुल 34 अभ्यर्थियों ने नामांकन फॉर्म लिए हैं। 28 और 29 जुलाई को नामांकन फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता और अधिवक्ता संघ चुनाव के निर्वाचन अधिकारी हरीश नकपुरे ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 2 फॉर्म, उपाध्यक्ष पद के लिए 4 फॉर्म सहित इस तरह अलग अलग पदों के लिए प्रत्याशियों द्वारा फॉर्म लिए गए हैं। वर्तमान चुनाव की स्थिति है कि अभी नामांकन फॉर्म जो है वो लिए जा रहे हैं और नामांकन फॉर्म लेने की आज अंतिम तिथि है। कल के बाद में नामांकन पत्र भरे जाएंगे जो कि 28 और 29 तारीख के 5 बजे तक जाएंगे। पद इसमें अध्यक्ष का 1 पद है, उपाध्यक्ष का 1 पद,
सचिव का एक पद है, सह सचिव के 2 पद हैं, एक कोषाध्यक्ष का एक पद है, ग्रंथालय का एक पद है और कार्यकारिणी में 5 सदस्य हैं। सर आज कितने फार्म उठाए गए? अभी तक 30 फार्म आ चुके हैं जो सभी मतों के लिए। अध्यक्ष पद के लिए 2 फार्म है, उपाध्यक्ष पद के लिए 4 फार्म है, सचिव पद के लिए 4 फार्म है और सह सचिव के लिए 5 फार्म, कार्यकारिणी 6। आगामी क्या सर आगामी प्रक्रिया यह है कि अब जो नामांकन पत्र जितने आएंगे और उसके बाद में वापसी के बाद में जो स्थिति बनेगी उसके आधार पर चुनाव की प्रक्रिया फिर। अध्यक्ष पद के लिए महज 2 फॉर्म लिए जाने की वजह से मुख्य मुकाबला वर्तमान अध्यक्ष प्रवेश मालेवार और दिनेंद्र सोनवाने के बीच होगा। सचिव पद के लिए 4 फॉर्म लिए गए हैं। इसी प्रकार कोषाध्यक्ष के लिए 3 फॉर्म, सह सचिव के लिए 5 फॉर्म, कार्यकारी सदस्य के लिए भी 10 फॉर्म ही लिए गए हैं। तो वहीं ग्रंथपाल पद के लिए 5 फॉर्म लिए गए हैं। मतलब साफ है कि अध्यक्ष पद को छोड़कर अन्य पदों के लिए त्रिकोणी और चतुष्कोण संघर्ष होता दिखाई दे सकता है। लालबर्रा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा के अंतर्गत सब्जी मंडी में स्थित नगर मुख्यालय की मुख्य पानी टंकी का लंबे समय से PHE विभाग के द्वारा मेंटेनेंस कार्य नहीं करवाए जाने से लीकेज हो गई है, जिससे लगातार पानी टपक रहा है और टंकी में पानी भरने के बाद भी टंकी खाली हो रही है, जिसका नगरवासियों को पेयजल सप्लाई करने में ग्राम पंचायत को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत पांढरवानी सरपंच अनीस खान के द्वारा लीकेज हुई पानी टंकी को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के लिए PHE विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। विगत 2 वर्षों से बाजार चौक की बड़ी टंकी का पानी लीकेज हो रहा है, जिसकी शिकायत मैंने श्री सरपंच महोदय अनीस खान जी से किया था। उनके द्वारा श्री सहायक यंत्री जी वारासुनी को खत के माध्यम से सूचित किया गया है, लेकिन आज दिनांक तक इसका कोई कार्य नहीं किया गया है। और श्री नरेश कुमार जी बावनकर जी जो उपयंत्री लालबर्रा के हैं, उनको भी आके निरीक्षण कराया गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब पानी तो वैसे हम टंकी भर के रखते हैं, लेकिन ये सीपेज होने के कारण टंकी आधी खाली हो जाती है हमारी, जिससे पानी सप्लाई में भी हमको बहुत दिक्कत हो रही है। भाई इसमें कई टंकी की और टूट फूट ना हो जाए, इससे परेशानी का सामना। रिपेयरिंग करना आवश्यक है। हाँ, इसकी शिकायत हुई है इसकी, चूँकि यह PHE विभाग से संबंधित है, इसलिए PHE विभाग वालों को भी हमने अवगत करा दिए हैं। इस टंकी की शिकायत हुई है सीपेज होने की, ताकि जल्दी से जल्दी PHE विभाग इसमें काम करे, इसे तो हमने उन्हें भी अवगत करा दिया गया है। देखिए, ग्राम पंचायत की टंकी है, लेकिन जो काम इसमें करना है पानी की टंकी सीपेज वाला, वो टेक्निकली काम होता है। वो PHE विभाग के अलावा उसको कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि पानी से संबंधित मामला है और PHE विभाग से संबंधित है, इसलिए विभागीय तौर पर ही उसका दुरुस्तीकरण किया जाता है। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकिशोर कावरे ने अपने विधानसभा क्षेत्र के जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुरमुंडी का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों से चर्चा की और पढ़ाई की जानकारी कक्षाओं में शिक्षक के रूप में पढ़ने वाले बच्चों से ली। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन की टोह लेकर शौचालयों, पेयजल की व्यवस्था का प्रावधान करवाने की बात कही, पौधारोपण किया। बच्चों की मांग पर बाउंड्री वॉल, फर्नीचर और शौचालय निर्माण करवाने का आश्वासन दिया। शाला में लगे सौर ऊर्जा संयंत्र को जल्द चालू करवाने के लिए संबंधित विभाग को हिदायत दी। छठवीं से शिष्टाचार का पाठ पढ़ाओ, इनको सिखाओ कि बड़े लोगों को कैसे, बड़े लोगों का नाम कैसे लेना चाहिए। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का ये अंतिम जो हमारा कार्य क्षेत्र है, वनांचल का ये क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। क्योंकि इस क्षेत्र में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शिक्षा का जो हमारा स्तर है, उस स्तर को और जगाने के लिए बच्चों के बीच में और बच्चों की समस्या जानकर, बच्चों की समस्या को पूर्ण करके बच्चों के आत्मबल को बढ़ाने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैंने बच्चों से उनके बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में जाना, स्कूल के हमारे सभी कर्मचारियों के बारे में जाना
और हमारा नवीन भवन यहाँ पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुरमुंडी को भी मैंने देखा, निरीक्षण किया। भवन निर्माणाधीन है। मैंने ठेकेदार से कहा कि भवन बहुत जल्दी आप तैयार करके दें, तो उन्होंने 1 महीने के अंदर ये भवन निर्माण करके देंगे। और निश्चित रूप से नवीन भवन में और अच्छा परिसर अगर अपन उनको उपलब्ध कराएंगे तो हमारे बच्चों में भी शिक्षा का स्तर उठेगा। और उसके लिए आमजन में हम सब लोग मिलकर, क्योंकि ये जो क्षेत्र है अति संवेदनशील क्षेत्र है और इन सब में आपसी भाईचारा का एक स्वरूप बनाना चाहता हूं मैं। जो दूरियां बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम आवास योजना में घोटाला, सूचना के अधिकार में नगरपालिका नहीं दे रही जानकारी। जिम्मेदार बोले दोषियों पर होगी एफआईआर। किडनी रोगियों के लिए राहत वाली खबर, जिला अस्पताल में लगेगी 6 डायलिसिस मशीन। नगरपालिका की खर्चे में कटौती की तैयारी, निजी हाथ में होगा डंपिंग यार्ड। जिले में अचानक बढ़े टीबी रोगियों की संख्या, 6 माह में 1522 मरीज। जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, पूर्णिया में 7 टन मैग्नीज जब्त। अमानक धान बीज के क्रय विक्रय और भंडारण पर लगा प्रतिबंध, प्रयोगशाला में फेल हुए थे नमूने। भारतीय जनता पार्टी ने जताया विरोध, सीएम की निकाली अर्थी फूका पुतला। और अधिवक्ता संघ चुनाव, 34 प्रत्याशियों ने लिया नामांकन फॉर्म। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।